अवंती फिल्म, यू कैन सी दैट। ठीक है, ओके। तो आज जो है मैं चैप्टर आपको एक पहले चैप्टर का नाम बाद में लिखते हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। 11th क्लास की फिजिक्स में, मतलब पूरी 11th क्लास की फिजिक्स इज द बेसिक, बिकॉज 12 के बहुत सारे चैप्टर्स इससे बेस बनते हैं। और 11th में जब फिजिक्स गड़बड़ा जाती है ना, तो फिर आपको बहुत टफ लगने लगता है, खास तौर पे नीट के स्टूडेंट के साथ। अभी मेरी जस्ट पहले 11 जेई स्टूडेंट के साथ थी, उससे पहले कल जो थी मेरी 12 जेई स्टूडेंट के साथ क्लास थी, उससे पहले 12 नीट की थी, जो कि अब मैं आशीष है जिसको हैंड ओवर करेंगे। तो वो टाइम फिर ना नीट मैं यहाँ ऑफलाइन भी पढ़ाया हूँ, जितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कि नीट के स्टूडेंट के साथ फिजिक्स से पता नहीं फियर हो जाता है ना, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स से ही इज एबल टू डू द बायो, तो वो चीज नहीं होनी थी, बिकॉज यू हैव अ गुड टाइम नाउ। तो पूरी फिजिक्स को अगर हम देखें 11th क्लास की फिजिक्स को हम डिवाइड करते हैं मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2। हम मार्केट में कोई बुक खरीदेंगे मैकेनिक्स के नाम से ही आती है, और मैकेनिक्स 2। एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो मैकेनिक्स 1 कह सकते हैं एनसीईआरटी के पहला पार्ट, मैकेनिक्स 2 बोल सकते हैं एनसीईआरटी का दूसरा पार्ट। तो सबसे पहला यूनिट आपको काइनेमेटिक्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन इन वन डायमेंशन जिसको बोलते हैं, यही वाला चैप्टर है क्या? यस सर, जिसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, 1D और 2D। 1D का मतलब वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और 2D का मतलब वो कर्व पाथ पे प्लेन मोशन में मूव करेगा। ठीक है, सर्कल हो गया, प्रोजेक्टाइल वगैरह के पास 2D में आएंगे, फिर रिलेटिव मोशन आएगा। काइनेमेटिक्स के बाद आता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, F = ma, फ्रिक्शन वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। फिर थर्ड होता है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड और बहुत मजेदार चैप्टर होता है। उसके बाद आप वर्क पावर एनर्जी के बाद आप आते हैं कोलिजन, और कोलिजन में आते हैं, कोलिजन चैप्टर पढ़ेंगे कोलिजन करके। और इसके बाद आता है रोटेशनल मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू करना, रोटेशनल मैकेनिक्स। अब आप जब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी की फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, और फिर आप पहुंचते हैं मैकेनिक्स 2 में, तो उसमें आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके चैप्टर यूनिट, जिसमें सॉलिड प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, इस तरह करके होते हैं। तो हम पहले शुरू करेंगे सॉलिड प्रॉपर्टी से, देन वी हैव फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह वाला पार्ट जिसको बोला जाता है फ्लूइड प्रॉपर्टी। ज्यादातर लोगों ने आई थिंक ग्रेविटेशन भी एक चैप्टर है यहाँ पे, ग्रेविटेशन। एंड देन वी हैव थर्मल प्रॉपर्टी, जिसको हम थर्मल फिजिक्स बोल सकते हैं। और थर्मल फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। एक आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके, 3 चैप्टर बढ़ेंगे थर्मल फिजिक्स में, एक थर्मल प्रॉपर्टी के नाम से, दूसरा आता है केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से, और थर्ड आता है थर्मोडायनामिक्स के नाम से। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स उसमें भी है, केमिस्ट्री में भी है। यस यस सर। ओके, हाँ, यस सर। थर्मोडायनामिक्स। लास्ट में आता है एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, एसएचएम एंड वेव्स। ओके, अच्छा, एसएचएम और वेव्स जो है पूरा का पूरा इन तीनों चैप्टर से जुड़ा हुआ, शुरू के चैप्टर्स जो है, मतलब यू कैन से एसएचएम और वेव्स में पूरी 11th क्लास की फिजिक्स का कंसेप्ट जाके वहां पे खत्म होता है कंप्लीट। बस ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, थर्मल फिजिक्स वाला, तो पूरा पूरा वहां पे स्टार्ट होता है। ठीक, तो अच्छा, इससे पहले आपको फिजिक्स में पढ़ने के लिए आपने डिफरेंशिएशन वगैरह का नाम सुना है क्या? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स। यस सर। और आप देखते होंगे फिजिक्स पूरी लटका देता है, तो उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। तो 2 अलग से चीजें होती है, विच इज बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, सब्जेक्ट का पार्ट नहीं, लेकिन उसको बिना उसके आप फिजिक्स में कदम भी नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, जेई में थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है क्योंकि मैथमेटिकल होता है जेई का पेपर। नीट में क्योंकि थ्योरेटिकल और कंसेप्ट बेस्ड होता है ज्यादा, तो हम उसमें ज्यादा मैथ्स की तरफ नहीं घुसेंगे नीट में हम। हाँ जी, बताइए सर। जो आप नोट्स करवाएंगे वो भी पढ़ने हैं और एनसीईआरटी भी पढ़नी है। हाँ, देखिए एनसीईआरटी तो आपके लिए मस्ट होती है, लेकिन एनसीईआरटी का जो थ्योरी, देखिए क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस तो दिए नहीं है, एमसीक्यू तो दिया नहीं उसमें, बहुत लिमिटेड दिए हुए हैं, और फिर क्वेश्चंस उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, जो कि सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, उतना उसमें आता नहीं है, ना ही कॉम्पिटिशन में। फिर वो एनसीईआरटी की जो किताब है वो जेई और नीट दोनों के लिए काम आती है, तो आपको उसकी थ्योरी तो पढ़नी है लेकिन जब आप काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगी। आई क्या समझ में? नहीं। नो सर।
कितने लोग ऐसे हैं जो कहे भाई एनसीईआरटी पढ़ के मजा आ गया, बहुत मजेदार किताब है मैकेनिक्स 1? नहीं आ रही ना, क्योंकि बहुत, हाँ, क्योंकि उसकी वजह, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं, उसमें चीजों को बहुत शॉर्ट करके लिखे गए हैं, ठीक है। यस सर। तो आपको इसलिए, और उसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, 2-4 शॉर्ट एग्जाम्पल है, और लास्ट में बड़े बड़े क्वेश्चन है जो आपसे हो नहीं पाते। और अच्छा, प्रैक्टिस करें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं है कि, हाँ ऐसा नहीं है कि भाई किसी चीज को छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हो फिर उससे हमारी प्रैक्टिस हो फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं है। इसलिए उस बुक को पढ़ के ज्यादा मजा नहीं आती, लेकिन दैट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपको बुक मजेदार नहीं लग रही, जब आप 11th क्लास का 4-5 यूनिट पढ़ लोगे, जब आपको बेस बन जाएगा, जब आपको टीचर्स के जरिए, कोचिंग के जरिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा के फिर आप जब उस किताब को खोलेंगे, तब आपको उस किताब का अलग ही टेस्ट मिलेगा। और फिर पता है, नीट के लिए वो पढ़ना बहुत जरूरी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे किताब कुछ, क्योंकि उसमें से बहुत कंसेप्चुअल चीजें ऐसी है जो नीट में डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपको मैकेनिक्स 1 में एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अभी आपको क्वेश्चंस और पैकेज जो कोचिंग देगा उस पर ज्यादा फोकस करना है। जब आप मैकेनिक्स 2 स्टार्ट करेंगे या फिर 12th क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस देना है। आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यस सर। यस सर। इसीलिए आप घबराइए नहीं, अगर एनसीईआरटी पढ़ के कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को भी नहीं समझ में आया था। मैं भी जब 11th क्लास में गया 10th के बाद, एनसीईआरटी खोला, बहुत 10th में जोश में पढ़ा था, 94% लेके आया था। ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स में। इट हैपेंस, सभी के साथ होता है। तो दो अलग से चीजें पढ़नी होंगी, कैलकुलस जिसको बोलते हैं। कैलकुलस में 2 पार्ट होते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। कैलकुलस 2 पार्ट होंगे, क्या, इंटीग्रेशन, एंड देन वी हैव अनदर पार्ट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। उल्टा लिख दिया, डिफरेंशिएशन। सब चीज पे आएंगे, अभी हम बस टॉपिक ले रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जिसके बिना तो मतलब आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, दैट इज वेक्टर्स। सुना है ना हमने वेक्टर्स का, किया है? यू कैन नॉट सर, हाँ मैं बायो वालों को बहुत ज्यादा वेक्टर तो नहीं चाहिए, बट स्टिल दे नीड वेक्टर्स। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स का पहला यूनिट, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है? यस सर। तो ये रहा एक ओवरव्यू सब्जेक्ट का। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, रोटेशनल मोशन, इन चीजों के आगे। हाँ बताइए। यस आस्क प्लीज। ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री हाँ, हम बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, जो थोड़ी बहुत, ठीक है। हम ना एक चीज को याद रखें, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट लेवल में जो मैथ्स इन्वॉल्व हो गई, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, साइन 30 वगैरह के जो वैल्यूज होती हैं, जो छोटे मोटे रिलेशंस होते हैं, उसमें कोई भी टीचर बीच में जब जरूरत पड़ती है बता देता है, ठीक है। हाँ अगर आप जेई के स्टूडेंट होते हैं तो फिर वहां एक पूरी डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ती है, वो खुद अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। सर हमने नोट्स यहाँ बनाने का, बिल्कुल आप अपने नोट्स बनाइए, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है जल्दी से लिखिए। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अच्छा, आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिला है क्या, जहाँ पे पीडीएफ अपलोड होता है? नो सर। अच्छा, आप ये बताइए किसके कांटेक्ट में आप लोग, आलम सर के कांटेक्ट में है या मोनिका मैम के यस कांटेक्ट में? सर। आलम सर ठीक है। तो आप सब आलम सर से कहिए, सर हमें जहाँ पे टीचर्स लेक्चर के बाद पीडीएफ अपलोड करते हैं स्क्रीन का, वो हमें दे दिए, ताकि अगर हम आपका कुछ छूट जाए तो आप उसको नोट कर लें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप नोट्स बनाना ही बंद कर देंगे, ठीक है। वो इसलिए होता है कि किसी स्टूडेंट का कुछ छूट गया हो, कुछ जल्दी में, अलग अलग स्टूडेंट है, किसी का लिखने की स्पीड कम है, ज्यादा है, किसी, मैंने स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन दिखा दिया, आपको सॉल्व करने को बोला, क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं मिला, फिर वहां से, तो ये सब उसके लिए ना आलम सर से कांटेक्ट करिएगा, आज ही करिएगा ना। यस सर। सर एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, ठीक है बताएंगे आपको हमारी तरफ से खुद ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके आती है किताब, सुना है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? यस सर। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, देखिए एक तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जो आपके पास होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस मेरे टेबल के बगल में पड़ा हुआ, इस तरह की किताब होगी। यस सर। है ना ये वाली, ये तो एनसीईआरटी से पार्ट 2 पढ़ी, तो ये तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। इसी तरह एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते हैं, तो नीट स्टूडेंट बस उसका एमसीक्यू कर ले, एक चीज। दूसरा, कोई भी कोचिंग आप, जैसे अभी आपको हम अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कर देंगे एमसीक्यू का बुकलेट, उसके लिए भी आप आलम सर से कांटेक्ट करिएगा, ही विल हेल्प यू विद दैट ना। तो ठीक है, धीरे धीरे अभी आप 1-2 लेक्चर ले लीजिए, कुछ कंसेप्ट बन जाए, फिर एमसीक्यू करने का मजा आएगा ना। शुरू में ही दे देंगे तो कैसे आएगा। चलिए,
तो लेट्स स्टार्ट काइनेमेटिक्स। तो मेरा चैप्टर का नाम है हमारे पास काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D। अब मुझे बताइए काइनेमेटिक्स में अगर मैं पूछूं, जब आप 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था एनसीईआरटी की किताब में, तो उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह की कुछ चीज पढ़ी थी। यस यस ठीक है, तो अब आपके पास मैं आपको ना आज सिर्फ उन चीजों का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और दिखाता हूं कैसे क्या चीज। तो आप पूरे काइनेमेटिक्स में सिर्फ 3 ही चीज पढ़ोगे, 4 चीज। 1D मोशन इन 1D, पूरे काइनेमेटिक्स में यू आर जस्ट गोइंग टू स्टडी ओनली 3-4 थिंग। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन प्रॉपर्टीज। कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करे तो वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उस पे। अच्छा ये बताइए, क्या मोशन जो होता है, पहले मैं मोशन प्रॉपर्टीज है क्या क्या। मोशन में डिस्प्लेसमेंट आएगा एस, वेलोसिटी और स्पीड आएगी, वेलोसिटी स्पीड आएगा, और आप मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और एक लास्ट चीज आपने देखी होगी एक्सेलरेशन। यस सर। और एक कॉमन चीज है सब में का टाइम। पूरी काइनेमेटिक्स में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी चीजें जो है इसका एप्लीकेशन होगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड टाइम। अच्छा मैं आपको इसी सब चीजों के बारे में रिलेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, आपसे पूछूंगा। अब मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, मोशन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो किस पे ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एक कार का मोशन है, कार एक ऑब्जेक्ट है, तो जो मोशन आप पढ़ते हैं क्या वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि आप इस कार को कौन देख रहा है। जैसे एक आदमी कार के अंदर बैठा हुआ उस कार को देख रहा है, और एक आदमी कार के बाहर बैठा हुआ उस कार को देख रहा है, क्या दोनों आदमियों को कार का मोशन सेम दिखेगा, अलग दिखेगा? अलग अलग सर अलग दिखेगा। ठीक है, जो आदमी कार के अंदर बैठा उसके लिए कार रेस्ट पे दिखेगी क्या? है ना, कार तो उसके लिए रुकी, भाई मेरा भाई मेरे लिए तो मेरा कार रुका हुआ ना, भले वो चला रहा है लेकिन उसके लिए तो सब चीजें, उसका दरवाजा, उसका हैंडल, उसकी एवरीथिंग इज एट रेस्ट विथ हिम, फॉर हिम। यस सर। बट फॉर द पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, व्हाट डू यू से अबाउट दिस मोशन? It will be a uniform motion of a car. इट विल बी यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी होगा, डिपेंड करता है। तो एक बात आपने पढ़ी होगी बहुत पहले कि जो मोशन होता है ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी वही चीज किसी के लिए कोई वेलोसिटी रख सकती है, किसी के लिए कुछ वेलोसिटी रख सकती है, किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है, किसी के लिए मोशन में हो सकता है ना। ऐसा है क्या? डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम ऑब्जर्वर को डिफाइन करेंगे कि हमारा ऑब्जर्वर है कौन। क्योंकि क्या बिना ऑब्जर्वर को डिफाइन करे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बता सकते हैं? No, because for different observers, this is going to have different speed, different velocity, different acceleration. Everything is going to be different. तो सबसे पहले हम किसको डिफाइन करते हैं? ऑब्जर्वर को। और ऑब्जर्वर को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फ्रेम ऑफ। और आगे आप चल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और आगे चल के आप ये भी देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कई तरह के होते हैं। मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, आप देखेंगे आगे चल के कि 2 तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होता है न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो क्या होता है बताएंगे आगे। और एक होता है क्या, नॉन न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी ऑब्जर्वर 2 तरह के होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन फ्रेम, न्यूटोनियन ऑब्जर्वर, एक होता है नॉन न्यूटोनियन ऑब्जर्वर। नॉन न्यूटोनियन ऑब्जर्वर, नॉन न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब जनरली अगर हम कुछ नहीं देखे, अगर हम पूछे अर्थ रेस्ट पे की मोशन में, क्या बोलेंगे आप? सर मोशन में। मोशन में। अरे अच्छा जी, अर्थ मोशन में। मैं तो जमीन, तो आप देखिए जरा नीचे अपने, अर्थ चलता हुआ दिख रहा है क्या? नो सर, रेस्ट पे। सर रेस्ट।
ओके, एम आई ऑडिबल देयर? Yes, sir. ओके, बीच में शायद कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, दैट्स व्हाई आई वाज आउट ऑफ द क्लास। अच्छा ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अर्थ अगर आप देखें, बहुत छोटी सी बात है, इसको बताने में ज्यादा आपको इस लेवल पे नहीं कि आप अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी आपके लिए रेस्ट पे, लेकिन आप मून से देखेंगे तो अर्थ भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं? Yes, तो इट sir. मींस आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको ये ना डिफाइन करो कि ऑब्जर्वर कैसा है, कहाँ पे है। ठीक है, तो वंस जब हमने एक बार अपना ऑब्जर्वर डिफाइन कर दिया, तो ग्राउंड पे हम जब किसी चीज की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे। ओके, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड के हिसाब से सारी चीज चलती है। तो ऑब्जर्वर हमने डिफाइन कर लिया, अब आते हैं जरा आगे की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम पूछे कि 3-4 प्रॉपर्टीज हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का, और फिर उसके बाद वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे 3-4 चीज पूछते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? बहुत छोटी चीज जो आप पढ़ के आए होंगे बहुत आसानी से, मैं इस पे ज्यादा हाँ बोलिए। Distance is the path cover from between the initial points to the final point, and displacement is the shortest distance covered. ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब आप ये कह सकते हैं डिस्टेंस क्या होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला ना, बहुत छोटी चीज है, ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे सर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे चला तो जिसका जो पाथ होगा वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सर होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डायरेक्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन रखता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना होगा। और डिस्टेंस क्या होता है सर, डायरेक्शन नहीं रखता, कहीं भी हो सकता है ना, यही तो कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, तो आप डिस्टेंस को इस तरह डिफाइन करते हैं, पाथ लेंथ हो गया डिस्टेंस को। अब यहां से जो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने चाह रहा हूँ, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या था भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है क्या, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो कहना इससे अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ या डायरेक्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ जिसको आप लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस Initial position. ठीक है, तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या मुझे पाथ देखना पड़ेगा या सीधा फाइनल और माइनस इनिशियल कर दें? सीधा सीधा ओके, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर वो घूम के वापस वही आ गया तो क्या, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, जीरो। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, हाँ बिल्कुल से, वेरी गुड। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है उसका। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो एस को आप जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या इस तरह लिखते हैं क्या, आपने देखा वेक्टर को ऊपर एरो, क्या इसको हम फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। अब आया उसके बाद दूसरी क्वांटिटी आप डिफाइन करते हैं क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी बताइए जरा, स्पीड क्या होता है भाई? Yes, sir. डिस्टेंस क्या है, स्पीड, यानी कि डिस्टेंस को टाइम के साथ रेट निकालेंगे तो स्पीड कहलाता है, और वेलोसिटी का टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को, तो वो क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। तो स्पीड क्या हो गया, आप बोलते हैं स्पीड क्या होगा, रेट ऑफ डिस्टेंस का, रेट का मतलब टाइम के साथ, किस रेट से कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे भाई, स्पीड। और वेलोसिटी क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। हाँ बिल्कुल सही, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और चेंज ऑफ पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट तो बोलते हैं भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। So I can call velocity as rate of displacement covered. सिंपल, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अभी और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी के पास भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो वेलोसिटी भी क्या बन गई, वेक्टर बन गई, Vector quantity. और ये क्या होगा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो स्केलर, तो इसका मतलब स्पीड भी क्या बन गया, Scalar. स्केलर मतलब बिना स्पीड के। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं ना वेलोसिटी। ओके ठीक है, अब इसके बाद वेलोसिटी को आप क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल के टाइम से डिवाइड करते हैं, स्पीड के डिस्टेंस निकाल के टाइम से निकाल करते हैं। आगे आते हैं, इसके बाद एक तीसरा कंसेप्ट निकालते हैं आप, विच इज नोन एज एक्सेलरेशन। 9th क्लास में आप ये सब चीजों को डिफाइन कर चुके हैं, 11th में भी आपने एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, Rate of change of velocity. वेलोसिटी। अच्छा
Okay, now acceleration is what? Rate of change of velocity or rate of change of distance? Sorry, speed. So rate of change of velocity. Very good, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। यस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं कि सर ये वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम टेकन लिखा जाता है। वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। यस। अब क्योंकि देखो भाई, अब हम जब वेक्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इसको भी देखेंगे। अब क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस एक्सेलरेशन भी क्या बन गया? वेक्टर बन गया। यस ओके, अब एक्सेलरेशन ये सारी चीज होगी। अब यहीं से एक छोटा सा टर्म आप डिफाइन करते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और कोई बताए क्या रिटार्डेशन कभी पॉजिटिव वैल्यू के साथ हो सकता है या हमेशा नेगेटिव होगा? तो नेगेटिव। ओके, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं, माय क्वेश्चन इज दैट, आप जो है मैं पोल कर रहा हूं और आप लोग यस और नो में आंसर देंगे। जस्ट आई वांट टू टेक यस, ए ऑप्शन यस है और बी ऑप्शन नो है। मेरा क्वेश्चन है, क्या पोलिंग आपको स्क्रीन पे पोल दिख रहा है क्या? नो सर। अब दिखा? यस सर। ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं पूछ रहा हूं बस जानने के लिए, कितने लोग ये कि मैं पूछ रहा हूं क्या रिटार्डेशन कभी नेगेटिव वैल्यू के साथ हो सकता है? यस और नो में ऑप्शन देना। कैन रिटार्डेशन हैव नेगेटिव वैल्यू? सभी लोग ज्यादा फटाफट मार्क करें। कैन रिटार्डेशन, सर यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं। अरे नहीं, आप 1 और 2 में चूज करें ना, 3 4 छोड़ दीजिए ना। आपको क्या मतलब है उससे? जस्ट फोकस ऑन 2। ओके, यस, बिल्कुल सही, ठीक है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही है। देखिए पोल में ज्यादातर लोगों ने क्या आंसर दिया है? यस ऑप्शन, विच इज करेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल सही, रिटार्डेशन नेगेटिव हो सकता है। बेसिकली रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन? रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन व्हिच डिक्रीजेस द स्पीड इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। आता तांज में एक पॉल आया ना, तांज इस दूसरे पर आपको टोको लग रहा था। ठीक है, एक्सेलरेशन व्हिच डिक्रीजेस, यानी कि वो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब आप जब वेलोसिटी रखते हैं तो स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है ना? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बोला आपने, वेलोसिटी चेंज दोनों तरफ हो सकती है, बढ़ाव की तरफ भी और घटने की तरफ। इट कैन बी ऑन द बोथ द साइड। तो रिटार्डेशन बोलते हैं उसी, एक्चुअली रिटार्डेशन एक एक्सेलरेशन ही होता है जो इसकी स्पीड को घटा देता है। इट मींस आई कैन से स्पीड डिक्रीजेस या स्पीड डिक्रीज। तो if the speed is decreasing, the acceleration will be called as retardation, and it can be minus and plus both. Acceleration, सर एक एग्जांपल दे दो इसका। अभी दे रहा हूं, बिल्कुल। Acceleration which decreases speed, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो उसकी स्पीड को घटा दे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दूं, एक ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन मार्क करते हैं, राइट साइड को प्लस लेते हैं, लेफ्ट को माइनस लेते हैं। और आपने इसका एक्सेलरेशन भी आगे दे दिया, तो अगर आगे जा रहा था और एक्सेलरेशन भी आगे है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी, स्पीड अप होगा। नाउ द सेम प्रॉब्लम यू आर डूइंग, आपने एक ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है तो वेलोसिटी क्या लेंगे? माइनस, और एक्सेलरेशन आपने आगे लगा दिया। Now tell me, is it speed going to increase or decrease? Decrease. Okay, decrease. Speed. तो आप इसी acceleration को, because it is decreasing the speed of the car, you will call this acceleration as retardation. Retard का मतलब होता है स्लो करना। क्या करना? रिटार्ड। अब ये बताओ, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का साइन क्या है? प्लस, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। कार पीछे जा रहा था और आपने एक्सेलरेशन भी पीछे लगा दिया। What is going to happen? Speed up or speed down? Speed up. तो ये क्या बन गया? एक्सेलरेशन बन गया, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो क्या कह लेगा? इट विल स्पीड इट अप। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करेगा? रिटार्ड करेगा, है ना? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। रिटार्डेशन
रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आएंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम सुना है? Yes, sir. क्या क्या होते हैं? V is equal to U plus AT. ओके ओके, ठीक है। X तो आप is equal to U plus. देखिए, हाँ देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन 9th क्लास में देखते हैं, लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने देखा होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन 9th क्लास से आप इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। 11th में पढ़ा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेक्टर फॉर्म में होगा तो एरो लगा देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT square. अब थर्ड इक्वेशन, और इसके अलावा एक दो और इक्वेशन होते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे v क्या है और u क्या है? Final initial velocity. इसका मतलब u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, वेरी गुड। और v क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। और t क्या है? टाइम। और s क्या होता है? s इज व्हाट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? Displacement. तो s जो होता है, ये बहुत अच्छी बात है, s जो होता है वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जब निकालना होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो क्या आपको पाथ देखने की जरूरत है? No, sir. नो, ठीक है, ओके। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर होते हैं? No. आप देखिए, आप लोग ना लिखते भी रहिए ना साथ साथ में, और आप मुझसे बोलेंगे तो मैं वेट भी कर लूंगा, 1-2 मिनट वेट कर सकता हूँ मैं। यू जस्ट टेल मी कि सर हुआ नहीं है, नो नीड फॉर पाथ, ठीक है। अभी मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? यस, दे कैन बी इक्वल व्हेन द पाथ इज सेम। लेकिन अगर पाथ में रिवर्स हो गया, कहीं का ऑब्जेक्ट मुड़ गया है या डायरेक्शन चेंज हो गया, देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। ओके, ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस क्या होता है? सम ऑफ टोटल पाथ। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मैं आपको इस इक्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है, चलिए। क्या है? कार स्टार्ट from rest and accelerate with 2t meter per second square, acceleration के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t क्या टाइम, for 10 seconds. फाइंड, बहुत सिंपल प्रॉब्लम, बेसिक 9th क्लास के बेस पे। मैं वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बताइए, देखें कितने लोग को आता है। So 20. 20 आप चैट बॉक्स में कर दें ताकि मुझे अंदाजा है कितने लोग कर रहे हैं ना, जस्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स। ट्वेंटी, ओहो, एवरीवन सेइंग 20, ठीक है, ठीक है, 20। तो क्या आप लोगों ने यही किया? क्या यू अप्लाइड दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस एटी? Yes, sir. u को आपने 0 रखा, a की जगह क्या रखा? 2t इंटू टाइम, एक पहले से क्या बन रहा है? 2t स्क्वायर। कैसे रखा आपने? हाउ यू डिड इट? 20 कैसे मिला आपको 20? ये तो कैसे किया आपने 20? आई डोंट नो हाउ यू गॉट 20। 20 तो मुझे नहीं दिख रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी भाई? 2t है ना। और ये तो कह रहा है एक्सेलरेट हो रहा है कार 10 सेकंड तक, आपको वेलोसिटी तो 3 सेकंड बाद की बतानी ना, t की वैल्यू 3 रखनी है। कैसे 20 आया? मुझे समझ में नहीं आया। हाउ यू आर गेटिंग 20? एक्सेलरेशन 2t है, मतलब क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ क्वेश्चन में? इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट हियर? एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? 2t। 2t का मतलब क्या है? अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा? अलग होगा। जब आप t इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 2, 2 1 2। एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे कार आगे बढ़ रहा है, क्या उसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है? 18 आ गया आंसर, ठीक है। तो एक ने 18 दे दिया, तो अगर मैं एक की जगह 2t रख दूं
एंड देन मल्टीप्लाई बाय t, तो अब यहाँ पे मैं रख दूं t इक्वल टू 3, तो 18 रख रहे हैं ना, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। ये 18 वाला, अच्छा ये बताए कितने लोग इस 18 वाले आंसर को सही समझ रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोग इस 18 वाले आंसर को सही समझ रहे हैं? फटाफट रेज करें हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग दिस 18 आंसर करेक्ट? ठीक है, ठीक है, ज्यादातर लोग। और आपको हम बता दें कि ये आपका है गलत, दिस इज रॉन्ग, 18 इज रॉन्ग, 20 तो गलत था ही, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हैरानी हुई क्या कुछ जान के? Yes, sir. Yes, sir. ये तो पहली है ना, कि कोई ऐसा स्टूडेंट क्लास में जो बोले, जो ये बता दे कि सर मुझे पता है क्यों ये गलत है? कोई है तो निकल के बाहर आए। Is there anyone in the class who can say that, sir, I can tell you why this is wrong? Sir, the equation is हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल, आई एम देयर टू लिसन यू। शर्माइए मत भाई, देखिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप मैं यहाँ पे आपका कह सकता हूँ टीचर हूँ, सेवक हूँ, आई एम देयर टू हेल्प यू। जो शर्माएंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। देख कुछ लोगों से शर्मा नहीं जाता है, टीचर से, डॉक्टर से, वकील से, क्योंकि इनके पास आप सेवा लेने जाते हैं और छुपा लेंगे। अच्छा डॉक्टर के पास गए और आपने ईमानदारी शर्मा के बताया, क्या होगा? दवा उल्टा सीधा मिलेगा ना? हाँ फिर गड़बड़ हो जाएगा। 60 कह रहा है कोई, ठीक है। मानवी शर्मा टू एवरीवन 60 कैसे होगा? चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहली चीज आप ये बताओ कि 28 आएगा, 90 नहीं, ये कहां पूछा दिया आपने भाई? 9 आएगा इसका आंसर एक्चुअली, ठीक है। कैसे आएगा हम बताते हैं। तो सबसे पहली चीज कि ये जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? दिस इज अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जो समय के साथ बदले ना, सेम रहे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिसको हम बोलते थे कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है विच इज नॉट चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 2 या a इज इक्वल टू 4 या a इज इक्वल टू -2, ठीक है, या फ्री फॉल हो गया, g की वैल्यू हो गई 9.8। ये सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसको आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा एक्सेलरेशन लिख दिया नॉन यूनिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप समझने के लिए। अगर आपने लिख दिया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर एग्जांपल आपने लिखा a इज इक्वल टू 2t या फिर a इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये एक्सेलरेशन आपको यूनिफॉर्म दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, या समय के साथ बदलता हुआ दिख रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड, यू कैन सी जब आप t इज इक्वल टू 0 था तो एक्सेलरेशन कितना आया? 0। जब t इज इक्वल टू 1 आया तो एक्सेलरेशन क्या आया? 2 आया। जब t इज इक्वल टू 2 रखा तो आपने एक्सप्रेशन के फुल। अब आप ये बताइए कि इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू u प्लस 80 में कौन सा एक्सप्रेशन रखेंगे, क्योंकि हर समय तो उसका एक्सप्रेशन बदल रहा है। क्या आपको गलती समझ में आई कि नहीं अपनी? यस सर। ठीक है, क्योंकि वहां पर ठीक है, ये दिस इज द थिंग। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने डराइव किए हैं, अभी आपको हम इसको प्रूव भी करेंगे। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आप तभी लगा सकते हैं ओनली व्हेन योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यानी एक ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सब कुछ क्या हो? कांस्टेंट हो। लिख लीजिए इस बात को। तो सर अब ये बताइए सर, ठीक है, इसके अलावा भी कोई इक्वेशन होते हैं क्या? तो मतलब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर अगर हम ये वाले इक्वेशंस नहीं लगा पाएंगे तो इसको करेंगे कैसे? कोई और दुनिया है क्या जहां पे कुछ और इक्वेशन मिलते होंगे? यस, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो इन द वर्ल्ड जो आपकी नजर से गुजरी है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या?
Yes, sir. Yes, तो sir. अब आपके मैं आपको बस आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चीजों का कि कैसे हम आप फिर अगर नॉन कांस्टेंट या वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो फिर क्या करते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन की तरफ। तो व्हेन योर एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, तो जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा ना तो हम उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं। व्हेन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, यानी जब आपको कोई ऐसा मोशन स्टडी करना हो जिसमें एक्सेलरेशन हर समय के बाद बदल रहा है, एवरीवेयर इट इज गोइंग टू चेंज, जीरो अदर अलग अलग वैल्यूज टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, तो देयर यू यूज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कंसेप्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। और वो इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने लोग उसको समझे होंगे, बट मैं उसको समझाऊंगा। तो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन इस तरह होते हैं, v is equal to dx upon dt। चलिए मैं अगले स्लाइड पे लिखता हूं, इसको नोट किया क्या? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आप देख सकते हैं व्हेन इट इज वेयर चेंजिंग योर टाइम। तो अगर हमारे पास ये तीन इक्वेशंस होते हैं, a is equal to dv by dt, v is equal to dx upon dt, डिफरेंशिएशन का, और a is equal to v dv by dx। ये जो इक्वेशंस होते हैं इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन। अभी मैं इसको बताऊंगा कहां से आता है, हो सकता है आपने देखा भी हो, ना भी देखा हो, याद भी हो, शायद ना भी याद हो। वी कॉल दिस अ जनरल इक्वेशन। जनरल का मतलब आप समझ रहे हैं, इसको हम हर चीज के लिए लगा सकते हैं, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो। फॉर बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्सेस, हम दोनों चीज के लिए लगाते हैं ना। आई बात समझ में क्या? Yes, sir. तो अब ये इक्वेशन आपको हो सकता है अजीब लग रहा है, नो इशू, बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। तो जब ये v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस, ये जो तीनों इक्वेशंस आपने पढ़े, दे आर एप्लीकेबल व्हेन योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट लाइक 4, 5, 6 समथिंग लाइक दैट, जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होने लगेगी, जैसे ही आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देगा, आपका ये इक्वेशन फेल हो जाएगा, और फिर आपको जनरल इक्वेशन पे आना पड़ेगा डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके, जिसको हम अगली क्लासेस में आगे क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलिए अब आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले पे, आगे चले। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम, लेट मी चेक। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मान सकते हैं, मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है, ठीक, एंड स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, फिर वो स्टार्ट एक्सेलरेट हो गया, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, एंड देन स्टार्ट एक्सेलरेटिंग with for example let me take 5 meter per second square, find distance and displacement after 4 सेकंड। इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए 4 सेकंड के बाद। सर 100 मीटर। ओके 100 मीटर क्या दोनों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोथ और ओनली वन थिंग?
You have to tell both na, distance and displacement both. तो इनिशियली द कार वाज मूविंग विथ 20, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको 120 और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा प्रतिभा ठाकुर 40 मीटर। ओके सर 80 मीटर। 80 मीटर ठीक है, यू जस्ट टेल मी द बोथ। ओके ठीक है सर डिस्टेंस इज 100 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 80। ठीक है, एक मिनट चेक करते हैं, लेट मी। अभी आप जस्ट मैसेज, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे तो मुझे ज्यादा दिखेगा ना कितने लोगों ने इसको आंसर दिया है। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम लाइक दैट। आपको यू दे रखा है एंड देन द क्वेश्चन इज सेइंग कि बताइए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 4 हो गया और एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले ये बताइए कि हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम 4 है, तो u कितना 20 इंटू टाइम 4 प्लस हाफ, एक ही जगह रख दिया 5 और टाइम का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 80 प्लस 2 4 जा 20, सॉरी 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, सर 120 मीटर। ठीक है 120। देखिए अभी अगला क्वेश्चन आपको घुमाने वाला है 120 मीटर। नाउ डिस्टेंस, तो इस दिस, ये तो s क्या देता है मुझे, डिस्प्लेसमेंट देता है। यस सर। तो ये आपने जो कैलकुलेट किया, ये तो आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया। डिस्टेंस क्या होगा? अब डिस्टेंस तो पाथ पे डिपेंड करेगा ना भाई, तो डिस्टेंस तो पाथ पे, तो आपको पहले पाथ देखना होगा। जब डिस्टेंस निकालना होगा तो पहले चेक करिए पाथ। अब ये बताइए कि इसकी वेलोसिटी भी आगे थी और एक्सेलरेशन भी आगे था, क्या ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा या सीधा जाता रहेगा? सीधा जाएगा। इसका मतलब कि स्ट्रेट पाथ पे होगा, और आपको पता है जब स्ट्रेट पाथ पे है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे क्या? Yes. ओके, बिकॉज तो हमने पाथ चेक किया तो हमें पता चला कि पाथ क्या है, सीधा जाने का है, तो नो वैल्यू, डिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर होगा, एंड डिस्टेंस आल्सो 120। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन को करेंगे हम, डू द सेम क्वेश्चन, समझ में आया क्या? इसी सेम क्वेश्चन को करेंगे हम, लेकिन एक चेंज प्रोड्यूस करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू जस्ट प्रोड्यूस वन चेंज। चले आगे। यस सर। यस सर। वन चेंज इज दैट कि आपको सेम क्वेश्चन कॉपी करना है, बस एक्सेलरेशन को कर देना सेम क्वेश्चन विथ एक्सेलरेशन -5 कर देना है। तो आपको बताना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड। अब क्या है आंसर? और इनिशियल स्पीड थी 20, सॉरी 4 नहीं, आप इसको करिए, 4 नहीं है, लेट डू इट 8 सेकंड। 8 सेकंड आप इसको करिए आफ्टर 8 सेकंड। सेम प्रॉब्लम, डू इट आफ्टर 8 सेकंड। 8 सेकंड 8 सेकंड के बाद 8 सेकंड। सर तो आंसर तो 0 आ रहा है। जीरो आ रहा है। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। Displacement 0 आ रहा है। डिस्टेंस सर 140। नहीं, ये मैंने एक्सेलरेशन माइनस कर दिया, रिटार्डेशन, और डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपने s लगा दिया होगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर किया होगा जब, तो u कितना था इनिशियली 20, टाइम रख दिया 8, प्लस a की जगह आई विल पुट -5 और t की जगह रख देंगे 80 स्क्वायर। तो हाउ आई एम 160 माइनस कितना, 160 आ गया क्या? यस सर। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। ओके, यू आर करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस? 160। ओहो, कैसे पता आपको? सर 320। कैसे? हाउ यू नो? हमको नहीं पता। हाउ, मतलब कैसे आप?
So from object A to B it should be 160 meter and from B to A it should be 160 meter again. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 160 क्यों होगा, मैं कह रहा हूँ 160 नहीं 360 है। आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए भाई। ये तो 160 माने ये तो एक नंबर है, जरूरी थोड़ी है आप 80 माइनस 80 करोगे वो भी 0 हो जाएगा, 40 माइनस 40 करोगे। मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसका क्या मतलब है कि वो पाथ मुड़ के वापस वहीं आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है, तो अब आपका ये मतलब है कि ना सी अब ये ऑब्जेक्ट मुड़ा क्यों है? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट जब जा रहा था, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो पहले एक बात सुनिए, अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो क्या मुझे पहले पाथ देखना होगा? Yes, sir. और इसमें पाथ में ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, ऑब्जेक्ट का पाथ चेंज हुआ, तो क्या अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगा? नहीं आएगा। याद रखिए जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो चेक करिए पाथ को। अच्छा, पिछले प्रॉब्लम में भी हमने पाथ को चेक किया था और हमने देखा था कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ऑब्जेक्ट सीधा जाता रहेगा। इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन क्या था? नेगेटिव। तो आपको अंदाज, आप खुद फील करिए सड़क पे जैसे गाड़ी एक आप तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू स्लो डाउन, रुकेगा और रुकने के बाद फिर एक्सेलरेशन इसको पीछे ले आएगा क्या? है ना? जैसे आप एक बॉल को फेंकते हैं, जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो व्हाट हैपेंस? वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन किधर होता है? अर्थ का नीचे की तरफ। तो कुछ देर तक जाते जाते रुकता है, फिर रुकते के बाद फिर नीचे आने लगता है। इट मींस इसका मतलब देखिए, आप ध्यान से जो नोट करने कंसेप्ट है, अगर इसका मतलब ये है कि जब एक्सेलरेशन और डिस्प्ले वेलोसिटी अलग होंगे, अपोजिट होंगे, तो देयर इज अ चांस, एक चांस है कि ऑब्जेक्ट अपने पाथ पे रिटर्न हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो देयर इज नो चांस। तो आप इस पे लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट साइन, तो देयर इज अ चांस, लिखिए इस बात को सभी लोग, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन, opposite sign. so there is a chance that the object will return. There is a chance that the object will return. Chance क्या बोला? There is a chance that the object will return on its path. There is a chance if the velocity and acceleration have opposite sign, then there is a chance that the object will return on its path. And in this case, the displacement and distance will be different. And in this case, the distance and the displacement will be different. हो गया। ठीक है, तो जैसे इस वाले केस में ना, अब आप जरा चेक करिए, तो इसका मतलब मेरे भाई ये देखो कि पहले ऑब्जेक्ट जाते जाते रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, और यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पे u कितना था मेरे पास? 20, और जब रुक जाएगा तो v क्या होगा? 0। ठीक है, तो आप ये पता कर सकते हैं कितनी देर बाद ये रुकेगा। कैन यू फाइंड दैट? ऑफ कोर्स। तो हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो मुझे पता चल जाएगा कि, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड पे चलते ना, नेक्स्ट स्लाइड पे, ये लास्ट क्वेश्चन, ये आगे गया 4 सेकंड बाद, बिल्कुल, यू मस्ट बी गेटिंग 4 सेकंड। ये रहा आगे जाने का टाइम और ये रहा पीछे जाने का टाइम। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 20 से स्टार्ट हुआ और फाइनली स्टॉप हो गया। लेट मी कॉल इट a एंड b। स्टॉप क्यों हुआ सर? क्योंकि उसका वेलोसिटी उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट था, और ये c मान लेता हूं। तो पहले पता करिए कितना टाइम लगा इसको स्टॉप होने में, टाइम। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, a से b तक की बात कर रहा हूं मैं। v क्या हो गया? 0, u हो गया 20, a की वैल्यू रख दू -5 इंटू टाइम, तो आई विल गेट 5t इज इक्वल टू 20। तो t मुझे मिला 20/4, 5 हाउ मच? 4 सेकेंड। इसका मतलब 4 सेकंड। तो टोटल टाइम हमने कितना दिया? 8। इट मींस दैट t इज इक्वल टू 0 से चलेगा, ये t इज इक्वल टू 4 पे यहाँ पे रुकेगा फॉर अ मोमेंट, एक थोड़ी देर के लिए, जैसे बॉल एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुकता है ना, तो जब ये यहाँ पे रुका है तो क्या एक्सेलरेशन 0 हो गया क्या? जब रुका है नहीं, एक्सेलरेशन तो अब भी लग रहा है,
जैसे Yes, ना sir. जैसे तो इट मींस यहां से कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी अगर जीरो हो तो जरूरी नहीं है एक्सप्रेशन जीरो। ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर कोई पूछे कि किसी पॉइंट की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है तो क्या जरूरी है एक्सप्रेशन जीरो? नहीं सर, ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए रुका रहे वेलोसिटी जीरो लेकिन एक्सप्रेशन जीरो। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद तो फिर वो चली जाएगा। तो एंड दिस इज गोइंग टू बी t इक्वल टू 8। तो जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो जाने वाला पाथ अलग निकालेंगे, वापस आने वाला पाथ भी क्या होगा? सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो डिस्टेंस के लिए क्या मैं 2x निकालूंगा क्या x प्लस एक्स? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। समझ में आ रहा क्या? तो अब आप x निकाल लीजिए। x निकाल लेंगे, x का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4। तो x क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है 0 to 4 तक का डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं ये बोल सकता हूं कैसे 0 से 4 सेकंड तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? Yes, sir. ओके, एंड 4 सेकंड के बाद भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे क्योंकि पाथ स्ट्रेट हो जाएगा। तो आप जरा मुझे 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके दिखाएं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 कैलकुलेट करिए। s इज इक्वल टू u कितना है 20, टाइम कितना 4, a कितना लिया मैंने -5 और टाइम कितना है 4 के स्क्वायर। हाउ मच? 80 माइनस कितना कैलकुलेट किया इसको? 8 40 40। x कितना आ गया भाई? 40 मीटर। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 2 into 40 हाउ मच? 80 मीटर। ठीक है, ये रहा आपके पास आंसर। तो डिस्टेंस, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया इस तरह का, बिल्कुल इसी तरह का, डेटा कुछ और था। तो जब आपका आई होप कंक्लूजन समझ में आ गया होगा कि कैसे करना होता है। Yes, sir. ठीक है, तो पहला आप पाथ चेक करेंगे डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए पाथ देखने की जरूरत नहीं है ना, सीधा आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाइए, जो आंसर आएगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। बट इफ यू हैव टू सी फॉर डिस्टेंस यू हैव टू लुक फॉर द पाथ। ठीक है, Yes, sir. तो क्या आप इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देते हैं। लेट मी गिव वन मोर क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन, 10 मिनट बचे, एक और क्वेश्चन करते हैं। सभी लोग, ऑल ऑफ यू रेडी विद द क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से चलिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ let me take 10 meter per second and retarded and start retarded, मतलब पहले चल रहा था फिर रिटार्डेशन शुरू हो गया। स्टार्ट रिटार्डेड with you can say with 2.5 or you can let me say 2 meter per second with 2 meter per second square. Find distance and velocity after 7 seconds. चलिए इसको करिए जरा। ऑब्जेक्ट कह रहा है मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, स्टार्ट विद रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब अपोजिट होगा, माइनस साइन। डिस्टेंस और वेलोसिटी बताइए 7 सेकंड के बाद। जी क्वेश्चन सभी को समझ में है? एवरीवन गेटिंग द क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन समझ में, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। Sir, velocity is minus 4 meter per second and the distance is 21 meter. Velocity minus 4. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, और लोग देखें, लेट अस। तो पहले आपने क्या पाथ चेक किया क्या इसका? No, sir. नहीं, तो डिस्टेंस तो बिना पाथ के नहीं निकाल सकते हम। डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सब लोग कैलकुलेट करिए, आई एम जस्ट कमिंग इन एक मिनट में।
यस, ओके, एवरीवन गॉट द आंसर? यस सर। ठीक है, पहले ये बताइए कि ऑब्जेक्ट अपने पाथ पे रिटर्न होगा कि नहीं? सर होगा। कितनी देर बाद? 3.5 सेकंड्स। कितना? 3.5। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सर 5 सेकेंड। 5 सेकंड, यस, 5 सेकंड बाद। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अज्यूम, बिकॉज आपने देखा कि ये आगे जाएगा, u is 10 +10 मान लेते हैं बिकॉज इट इज मूविंग राइट साइड। एक्सेलरेशन को क्या मैं -2 मान लूं? And then it will stop here because it is opposite. So let me find कहां पे वो स्टॉप हो रहा है। तो v is equal to u plus at लगाऊंगा जब मैं, तो v 0 है, a 10 है, a की जगह मैंने रखा -2, t की जगह टाइम, तो आई एम गेटिंग 2t is equal to 10, यानी t is equal to 5 सेकंड। तो 5 सेकंड बाद वो स्टॉप हो जाएगा ना, इट इज गोइंग टू स्टॉप आफ्टर 5 सेकंड फॉर अ मोमेंट, बट क्योंकि एक्सेलरेशन अभी उसको खींच रहा है पीछे की दिशा में, तो because of that left direction of acceleration, it will return back. So here at t is equal to 0, this is your t is equal to 5, is this your t equal 7? ठीक है, तो अब देखिए इस वाले पार्ट को मैं डिस्टेंस मान लूं x, और इस वाले पार्ट को क्या मान लूं डिस्टेंस y। अब x और y, तो क्या मैं डिस्टेंस को x + y बोल सकता हूं क्या? यस सर। ठीक है, देखिए पिछले प्रॉब्लम में दोनों बराबर थे, 4 और 4, इसमें बराबर नहीं है, तो आपको x अलग कैलकुलेट करना होगा, y अलग कैलकुलेट करना होगा। तो x बताइए क्या होगा? x क्या होगा? नंबरिंग करने का a b c, तो x की वैल्यू क्या a से b तक है क्या? सर 25 कैलकुलेट करते हैं। s is equal to ut plus half at square ut, u कितना है 10, t कितना है 5 प्लस हाफ, a की जगह रख दिया -2 इंटू टी का स्क्वायर, 5 इंटू 5 50 -25 मीटर आ गया। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ फाइंड y कैसे निकालेंगे? y के लिए मुझे यहां से b से c देखना होगा, तो जब b को देखूंगा तो b पे वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि b पे तो थोड़ी देर के लिए रुक गया था, मतलब बात तो वही है, चल के वापस आए, तो यहां पे मेरा b पे जो वेलोसिटी है वो u क्या 0 मान लूं, एंड a मेरा इस तरफ है, इसको मैं लिख सकता हूं -2, और यहाँ पे टाइम कितना है? 2 सेकंड ले लो टाइम, बिकॉज 5 तो हो ही चुका है, 5 से 7 2 सेकंड बचेगा, टाइम तो मैंने 2 ही सेकंड लेंगे ना, आई विल टेक द टाइम नॉट 7, 5 - 7 2 सेकंड लेंगे। तो लेट मी राइट इट एज इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y की जगह u क्या है 0, प्लस a की जगह रखा -2, और टाइम कितना हो गया भाई? 2 का स्क्वायर। टेल मी द आंसर प्लीज। 4। सो -4 का मतलब क्या? लेफ्ट साइड। -4 का मतलब क्या? लेफ्ट साइड प्लस, तो आपका डिस्टेंस कितना आ रहा है? डिस्टेंस हाउ मच? 21 मीटर। ना, अरे भाई डिस्टेंस में दोनों को जोड़ेंगे, 21 नहीं 25 + 4 करेंगे, क्योंकि -4 तो डायरेक्शन बता रहा है ना कि लेफ्ट साइड हुआ। 29 मीटर। 29 मीटर, बिकॉज -4 इज सेइंग यू दैट इट इज मूविंग लेफ्ट, लेकिन हम डिस्टेंस पता है ना, सबको जोड़ते हैं, वी ऐड ऑल द वैल्यूज, पाथ लेंथ को। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप माइनस करेंगे, तो डिस्टेंस कितना होगा? 25 - 4 विच इज गोइंग हाउ मच? यस, ये होगा डिस्टेंस। अगर इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछता तो कितना आंसर आता? फिर आप माइनस कर देते, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, प्लस करेंगे ना, 25 + 4 which is going to give me 29। बट अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आप इसको माइनस करते, 25 - 4 21 मीटर, तो 21 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट होता ना, तो आई कैन राइट इट हियर। तो अगर इसी में डिस्प्लेसमेंट पूछता तो वो कितना होता? 21 मीटर। 25 माइनस। ये रहा आपके पास आंसर। तो आई होप आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के कंसेप्ट में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। Yes, sir. ठीक है, तो टाइम इज ओवर नाउ। आई होप कि आपने को क्लास में हम अभी धीरे धीरे प्लानिंग करके हमारी बॉन्डिंग बनेगी, हम भी और सर भी मिलकर दोनों आप लोगों को एक प्रॉपर वे में चीजें गाइड होंगी।
डाउट होगा, सब कुछ होगा, पैकेज स्कैन होगा, तो ठीक है, आपको मेहनत करना है हमारे साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम कैलकुलस अप्रोच स्टार्ट करेंगे। वन मोर क्वेश्चन फॉर होमवर्क, ठीक है, ओके, देख सकते हैं। तो आप एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ले जाए होमवर्क के तौर पे। कोचिंग मॉड्यूल, देखिए बाकी चीजों में ये सब मॉड्यूल के बारे में आलम सर इस देर ना, वो इन सबको आपको बारे में बहुत डिटेल में बता देंगे, क्योंकि वो इस चीज को मैनेज करते हैं ना। एक क्वेश्चन मैं और दे दूं आपको, देखिए क्या रहा है, ऑब्जेक्ट विथ 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है एंड रिटार्ड एंड स्टार्ट रिटार्डिंग object with 20 meter per second and start retarding with 10 meter per second square. Find, अच्छा पिछले प्रॉब्लम मैंने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी के लिए आप सिंपल v इक्वल टू u प्लस 80 लगाएंगे, वो आंसर दे देगा v, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस 80, तो v कितना है, u कितना है 10, a कितना है -2 इंटू 7, -4 आ जाएगा आपको, 10 -40, तो -4 का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड। और देखिए आप जब यहाँ पे पहुंचा तो लेफ्ट ही तो जा रहा है, ये 7 सेकंड के बाद लेफ्ट ही तो जा रहा है, ठीक है, तो -4 आ जाएगा वेलोसिटी के लिए। नाउ इन दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट एंड फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड, नहीं 4 नहीं 7 करिए इसको, आफ्टर 7 सेकंड, ठीक है। इसका क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और धीरे हम चीजों को एक्सेलरेट करेंगे और एक ऊपर लेवल तक, नीट तक लेके जाएंगे। अगले क्लास में नीट के भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टिल देन गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, Good night, sir. गुड नाइट ऑल, ओके।